एक कप बढ़िया चाय बनवाइए और जुड़िए नीलेश शाह साहब से, जो हमारे साथ आपको स्क्रीन पर जुड़ते हुए दिखेंगे। आप MD CEO हैं कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, और बहुत ही मजबूत पकड़ इक्विटी मार्केट्स पर और बॉन्ड मार्केट्स पर रखते हैं। आपका व्यू पूरा बाजार सुनता है और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होते हुए देखते हैं। शाह साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। और इन परेशानी के दिनों अगर आपकी शांत और बहुत ही ज्ञानवर्धक आवाज़ सुनाई दी जाए तो वो सबके लिए फ़ायदा लाएगी। बताइए, क्या कठिनाई के दिन भारतीय बाज़ारों के लिए पूरे हुए? हम लोग लगभग 2200 पॉइंट का करेक्शन पीक से देख चुके हैं और अब कुछ हरा निशान वापस पर दिख रहा है। आपके चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट तो शैल भाई कल थी, बिकॉज सस्ते दाम पे इक्विटी मिल रही थी। आज तो महंगे दाम पे लेनी पड़ेगी। बट शैल भाई, ये जो इवेंट है वॉर की, वो किस तरह से शेप लेती है कहना मुश्किल है। तो इन द नियर टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी एंड कुछ हद तक मार्केट एक बॉक्सिंग रिंग की तरह है, अंदर उतरे तो ये तो एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा कि कुछ मुक्के या कुछ घूंसे लग सकते हैं। मार्केट में नियर टर्म में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। यूक्रेन में क्या होता है, वेस्टर्न पावर्स रशिया के ऊपर क्या सैंक्शन डालते हैं, एनर्जी के दाम कैसे ऊपर नीचे होते हैं, ये सारी चीजें कुछ समय के लिए मार्केट को परेशान करती रहेगी। जी, तो शाह साहब, कल आपकी खरीदारी की लिस्ट में क्या क्या था? क्या आपने ब्लू चिप्स में खासा पैसा डाला? क्या आपको मिड कैप्स कुछ पसंद आए? कोई सेक्टोरल कॉल्स आपने ली जहां पर वैल्यूएशंस इंप्रूव होते हुए दिखे? शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या था? हमारे जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड या एसेट एलोकेटर टाइप के फंड है, जिसमें जब इक्विटी वैल्यूएशन सस्ता होता है हम इक्विटी एलोकेशन बढ़ाते हैं। तो कल उसमें खरीदारी अक्रॉस द बोर्ड हुई, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बिकॉज वहां पे हमें ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन बढ़ानी थी। जो हमारे बाकी फंड्स है उसमें हम ज्यादातर फुल्ली इन्वेस्टेड चलाते हैं, बट कल मौका मिला कि हमारे रडार पे जो स्टॉक्स थे उसमें हम निवेश कर सके। इस वक्त हम कुछ सिलेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज नेम्स, इंडस्ट्रियल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, लार्ज कैप IT और फार्मा सेक्टर के शेयरों में आउट परफॉर्मेंस दिख रहे हैं ओवर नेक्स्ट 1 ईयर और सो। एंड इसलिए वहां पे अपने प्राइस लेवल पे जब भी मौका मिलता है हम लोग खरीदारी कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आता है नीलेश जी, जैसे वाकई अभी आपने कहा शुरू में कि अभी भी अगर आप देखें इस वॉर का अंतिम पड़ाव क्या होगा उसको कहना बहुत मुश्किल है। अभी हम बहुत अर्ली स्टेजेस में हैं, लेकिन अगर ये युद्ध सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक की भी सीमित रहता है तो भी अगर आप देखें इसका कमोडिटीज पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वो स्क्रीन पे विजिबल है, एक्सपेंसिव अगर आप देखें इस वक्त हो रही है। इसका एग्जैक्टली अर्निंग्स पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। हमने देखा, आई मीन हिस्टोरिकली अगर आप पिछले 2 क्वार्टर्स देखें एशियन पेंट्स की अर्निंग्स पे, उनके मार्जिन्स पे कितना इंपैक्ट पड़ा है। आप कमोडिटीज पे जो उसका प्रभाव पड़ेगा और जो कंपनियों के अर्निंग्स पे जो उसका प्रभाव पड़ेगा वो कितने समय तक देखते हैं? इस स्पेस को आप छुएंगे कि नहीं छुएंगे? कमोडिटी प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है, एक डिमांड सप्लाई की वजह से, दूसरी जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से। हमें लगता है कि अब कमोडिटीज में सप्लाई साइड पे थोड़ा प्रेशर ईज ऑफ हो जाएगा। चाइना में विंटर ओलंपिक्स खत्म हो चुके हैं, तो वहां से उनकी जो कैपेसिटी बंद पड़ी थी वो चालू हो जाएगी। डिमांड साइड पे भी थोड़ा मॉडरेशन आता हुआ दिखता है, जैसे सरकार फिस्कल स्टिमुलस अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में पीछे खींचे, ब्याज की दरें बढ़े। तो 2021 में डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम था। 2022 में डिमांड मॉडरेट होगी, सप्लाई बढ़ेगा और कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर एक सॉफ्टनेस आएगी। ये प्योर डिमांड सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट इसके साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क ज्वाइन हो गया है। तो एनर्जी के दाम के ऊपर तो रशिया यूक्रेन के बीच में क्या होता है उसकी बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहेगी। डिमांड सप्लाई से भी ज्यादा इंपैक्ट ऑयल में जियोपॉलिटिकल रहेगी। सैंक्शन की वजह से
क्या रशियन कमोडिटीज, इन रशिया कमोडिटीज में बहुत बड़ा प्लेयर है, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सारी चीजों में, वह ग्लोबल मार्केट में सप्लाई होती रहेगी, नहीं होती रहेगी। तो हमें लगता है कि इस वक्त एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहना मुश्किल है कमोडिटीज के दाम किस तरह मूव होंगे और कमोडिटीज कंपनीज में इसमें किस तरह से पैसा बन सकता है। इस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड स्टील, ये 4 प्रकार की कमोडिटीज है। इसमें हमने एल्यूमिनियम में लगता है कि साइकिल थोड़ी लंबी चलेगी कंपेयर टू लेट्स से कॉपर और स्टील। सेकंड, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनके डेट बर्डन ज्यादा थे और अब ये कमोडिटी मार्केट की तेजी की वजह से डेट बर्डन कम हो रहा है, तो उसकी इक्विटी वैल्यू में डिस्प्रोपोर्शनेट राइज मिल सकती है। तीसरा, कुछ कंपनीज ऐसी है जिनके वर्क इन प्रोग्रेस प्लांट थे, कंस्ट्रक्शन चालू था, अब या तो प्लांट चालू हो गए या कुछ 3-4 महीने में चालू होने वाले हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन या प्रोडक्टिव कैपेसिटी स्ट्रीम पे आने की वजह से उनके प्रॉफिट में ग्रोथ दिख सकती है। तो ये टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेट रीपे कर रहे हैं, नई कैपेसिटी प्रोडक्शन में आ रही है, उस तरह की कंपनीज में, कमोडिटीज में हम निवेश कर रहे हैं। ओके ओके ओके, वाकई नीलेश जी, मेरा जो प्रश्न था ना वो कमोडिटीज पे ही केंद्रित था। और एक और चीज, में जब आप पहले प्रश्न का शैल जी के जब उत्तर दे रहे थे, आपने कहा कि कल बहुत अच्छा एक खरीदारी का दिन था और बहुत उस वक्त आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी भी। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था उस वक्त कि जिस प्रकार के इवेंट लाइंड अप थे, चाहे ये अगर आप देखें ये वॉर की स्थिति हो गई या फिर यूएस में रेट हाइक, मार्च में 25 होगा, 50 होगा, देन एक LIC का IPO जो कि अमूमन अगर आप देखें सेकेंडरी मार्केट से एक लिक्विडिटी खींचता है, क्या इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए जो डिप आ सकता था इक्विटी मार्केट्स में, क्या कल वो हमने एक वर्ष देख लिया आपके मुताबिक? जब आप कल एक बहुत स्ट्रांग बायर बन के उतरे बाजार में, आपके जहन में था क्या? वीरेंद्र भाई, मार्केट की बॉटम कहाँ पे है ये कोई नहीं कह सकता। हम सिर्फ हाइंडसाइट में ही कह सकते थे कि मार्च 2020 में 7,500 निफ्टी बॉटम थी। उस दिन तो हमें नहीं मालूम था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा। हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये सारे माहौल में इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। उसमें एक छोटी सी रुकावट है हायर एनर्जी प्राइस की वजह से, बट ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। कल के लेवल के ऊपर हम तकरीबन 18.5 टाइम FY23 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे थे। वो मोटा मोटा हमारी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास था। उसके नीचे के लेवल पे हम ओवरवेट इक्विटी बन सकते थे, उसके ऊपर के लेवल पे न्यूट्रल वेट इक्विटी रखना चाहिए। सो इफेक्टिवली ये बाई ऑन डिप मार्केट बनता है, लेकिन एक साथ सारा पैसा मत लगाइए, धीरे धीरे करके पैसा लगाइए, अपने एसेट एलोकेशन के धर्म को निभाइए। शायद हो सकता है 1-2 दिन के लिए या कुछ समय के लिए लगे कि मार्केट भाग गया और हम रह गए। जी, ऐसे मत देखिए। आपका जो निवेश है वो तो चढ़ती हुई मार्केट में आपको पैसा बना के देता ही है, और कुछ ड्राई पाउडर रखिए कि जब मार्केट में करेक्शन आए, वैल्यूएशन आपकी फेवर में आ जाए, तब आप उसमें निवेश कर सके, आप उसका फायदा उठा सके। नीलेश जी, हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे सेक्टर्स 10 से 12% इंडेक्स पर करेक्ट हुए हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स 20 से 25% आपको करेक्शन दिखा रहे हैं, फ्रंट लाइन में भी, जहां पर जबरदस्त क्वालिटी है। अगर आपको आज किसी निवेशक के लिए जो कि 25 से 30 साल का हो, बाजार में नया नया आया हो, एक पोर्टफोलियो बनाना हो, तो क्या प्रतिशत दर आप एसेट एलोकेशन की रखेंगे? यहां से सन 2022 में क्या ब्लू चिप्स आउट परफॉर्म करेंगे, लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे? क्या प्रतिशत दर रहेगा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का? सुशैल भाई, अगर आप 25-30 साल के युवक है, दैट मीन्स आप तकरीबन 20-25 साल की होराइजन से निवेश कर रहे हैं। इस होराइजन में स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स का प्राधान्य होना चाहिए।
उनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन रिटर्न भी उसी वजह से ज्यादा आ सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इस प्रकार के नौजवान को ज्यादातर अलोकेशन स्मॉल एंड मिड कैप में रखना चाहिए और थोड़ा कम अलोकेशन लार्ज कैप में रखना चाहिए। विद इन लार्ज कैप भी आप डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप की जगह कॉन्सेंट्रेटेड लार्ज कैप ले सकते हैं, जहां पे रिस्क ज्यादा है बट उसी वजह से रिटर्न ज्यादा होने की संभावना है। तो अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में से एक बात करूं तो स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड और फोकस्ड फंड जो कॉन्सेंट्रेटेड लार्ज कैप फंड है, उन तीनों में इस नौजवान को निवेश करना चाहिए। एसआईपी के जरिए निवेश करे और जैसे जैसे हर साल उसकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एसआईपी टॉप अप करता जाए। शाह साहब, एक प्रश्न और। कल जो हम लोगों ने घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 7600 करोड़ रुपए बाजार में आते हुए देखे, ये पिछले 2 साल का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है और आप जैसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने बाजार को संभाल रखा है लोअर लेवल्स पर बढ़िया पैसा डाल के एसआईपी के रूट में, एक तो इस ओवरऑल अमाउंट पर कमेंट कीजिए। 7600 करोड़ हमने लास्ट देखा था जब कोविड की पहली वेव आई थी फरवरी 28 सन 2020, और यहां से आप बताइए कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी आपको वैल्यूएशन चिंतित लेवल्स पर दिखती है, जहां से आप परे हैं। शैल भाई, एक तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन सारे निवेशकों का जिन्होंने हमें कंटिन्यूअसली पैसा दिया है ताकि हम मार्केट में निवेश कर सके। कल मतलब बहुत बुरी तरह से मार्केट पीटा था एंड हमें डर लग रहा था, आशंका थी कि बहुत सारे फोन आएंगे, लोग पूछेंगे क्या करें अब मार्केट इतनी जोर से गिर गया। फॉर्चुनेटली शैल भाई, 2-3 कॉल को छोड़ के किसी ने कॉल नहीं किया। हमने एक छोटी सी नोट बना के लोगों ने सर्कुलेट की। ज्यादातर रिस्पॉन्स यही था कि कब पैसा लगाए, कितना लगाए, ये बोलिए, नुकसान हुआ है आज का बट ये मौका है खरीदारी का। तो ये जो मैच्योरिटी हमारे डोमेस्टिक निवेशकों की है, जिनके जरिए आज 3 करोड़ से ज्यादा निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जिनके जरिए हमें 11,500 करोड़ से ज्यादा पैसा प्रति माह सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आ रहा है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनकी बदौलत है कल हम मार्केट में खरीदारी कर सके। यहां से हमें लगता है कि अभी भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक कम है, लिक्विडिटी कॉन्सेंट्रेटेड है और उस वजह से वैल्यूएशन अपने हिस्टोरिकल एवरेज से काफी ऊपर है। यह कंपनीज के बिजनेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न की गुंजाइश थोड़ी कम लगती है। उसके सिवा अगर आप देखें तो इंडिविजुअल सेक्टर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भले हो सकता है, बट ओवरऑल मार्केट आज भी फेयर वैल्यू के आसपास, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के आसपास दिखती है। अब ऐसा जरूर है कि लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी के सामने हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन से थोड़ी ही ऊपर है, जबकि मिड कैप आईटी थोड़ी ज्यादा ऊपर है। बट ऐसे एक तो एक्सेप्शन छोड़ दो तो ब्रॉडली मार्केट फेयर वैल्यू के आसपास ही लगता है। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए। वाकई नीलेश जी, मैं इनफैक्ट इसी पे आ रहा था। जब आप लास्ट 2 बार आए ना, तो इनफैक्ट ये प्रश्न शैल जी ने भी पूछा था, मैंने भी पूछा था कि लार्ज कैप आईटी तो भाग ही रहा है, लेकिन मिड कैप आईटी इज फॉलोइंग इनटू ए ट्रैजेक्टरी जो कि आप उससे कह सकते हैं मोर देन एक्सपेंसिव। लेकिन ये प्राइस डैमेज पिछले लास्ट 3 महीने का काफी सिवियर था नीलेश जी। आज निफ्टी आईटी टूने डिमा पे खड़ा है, लेकिन आप स्टिल अगर आप देखें इन कंपनियों के हायरिंग प्रोग्राम्स को, अभी इन्फोसिस ने अपने हायरिंग प्रोग्राम्स के बारे में टिप्पणी करी, आपको लगता है क्या है ये प्राइस री एंट्री के लिए फ्रंट रन आईटी में और मिड कैप आईटी में है कैसा? हम लोग लार्ज कैप आईटी में अभी भी बुलिश हैं। मिड कैप आईटी में हम बहुत सिलेक्टिव हो चुके हैं बिकॉज वैल्यूएशंस थोड़े अपने फंडामेंटल से आगे हैं। ऐसा नहीं है कि मिड कैप आईटी 2000 की तरह बबल में है। मिड कैप आईटी अपने फंडामेंटल से थोड़े आगे चल रहे थे।
पिछले 2-3 माह के करेक्शन में गैप थोड़ा कम हो गया है, बट अभी भी गैप है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिड कैप आईटी के दाम गिरेंगे ही गिरेंगे। हो सकता है कि वो टाइम करेक्शन दे दे, 3-6 महीने यही दाम के आसपास रहेंगे तो फंडामेंटल्स कैचअप कर लेंगे। सो इस वक्त मतलब हम लोग ओवरवेट लार्ज कैप आईटी है और थोड़ा सिलेक्टिव है मिड कैप आईटी में। हमें लगता है वहां पे आइदर प्राइस या टाइम या दोनों करेक्शन की अभी भी थोड़ी मात्रा बाकी है। मिड कैप आईटी में अगर आप देखें, आप बहुत चुनिंदा स्टॉक्स पे ही जा रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप आईटी में आपका काफी सकारात्मक व्यू है। अच्छा नीलेश जी, अभी लास्ट टाइम भी जब आप आए थे तो रियल एस्टेट पे खुल के बात हुई थी हमारी। होम इंप्रूवमेंट सेगमेंट, इस पर आप खासा बुलिश थे, आपने काफी वकालत की भी थी। अच्छा, अब ये हमने रीसेंट डैमेज में नीलेश जी, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन प्राइस डैमेज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे काफी हुआ है। उदाहरण के तौर पे HDFC, और समझ से थोड़ा सा परे था, सिवियर प्राइस डैमेज। इन प्राइसेस पे ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कैसी लग रही हैं आपको? सो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में वीरेंद्र भाई एक चीज देखनी है कि अब हाउसिंग क्षेत्र के मूवर्स एंड शेकर्स बैंक्स बन गए हैं। प्योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज उतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं रही है। आज देश की सबसे बड़ी हाउसिंग लोन डिस्बर्समेंट बैंक्स कर रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं कर रही है। दूसरी चीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के वैल्यूएशंस बैंक्स के सामने थोड़े ऊपर थे और उस वजह से शायद एक कंसोलिडेशन फेज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आया है। इस वक्त भी हमें लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में अगर प्ले करना है तो बैंक्स के जरिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, और थोड़ा और कंसोलिडेशन या करेक्शन हाउसिंग फाइनेंस में हो जाए, उसके बाद वहां पे भी निवेश करने का मौका मिल जाएगा। शाह साहब, हम लोग उन अंडर परफॉर्मर्स पर भी ध्यान दे रहे हैं जिन्होंने सन 2021 में उतने रिटर्न्स नहीं दिए जितने ब्रॉडर मार्केट्स ने दिए, यानी कि 24%। और सबसे पहले जहन में आता है फार्मा सेक्टर। एक्सट्रीम अंडर परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखा। क्या सन 2022 में आप देखते हैं फार्मा में से कोई अच्छी तेजी की उपज होती हुई हो? और अगर सेक्टोरली फार्मा में बात करना हो तो आपको क्या पसंद आएगा, API मेकर्स या फ्रंटलाइन ब्लू चिप्स, या आप जाना चाहेंगे स्पेशलिटी फार्मा की तरफ? सो शैल भाई, ओवरऑल हम लोग फार्मा सेक्टर पे बुलिश है, एसेंशियली बिकॉज कि एक करेक्शन आ गया है फार्मा सेक्टर के वैल्यूएशन में। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे भी बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत सारी कंपनीज में एक्सपेक्टेशंस के नीचे रिजल्ट आए थे। लेकिन अब हमें लगता है यहां से फार्मा सेक्टर एक्यूमुलेट करने का समय है। एंड फार्मा सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको कंपनी स्पेसिफिक कॉल लेना पड़ेगा। कुछ कंपनीज है जो API बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करती है, कुछ जेनेरिक ड्रग्स बना के सप्लाई करती है, कुछ लोकल मार्केट के ऊपर फोकस है, कुछ ब्रांडेड जेनेरिक्स बना के सप्लाई करती है, कुछ पैथोलॉजी लैब टेस्टिंग में है, कुछ हॉस्पिटल्स है। तो ये एक बहुत बड़ा बास्केट बन जाता है फार्मा सेक्टर में, और हर कंपनी की फितरत अलग है। ऐसा नहीं है कि सारी जेनेरिक कंपनी एक साथ पैसा बनाएगी या सारी लोकल कंपनी एक साथ पैसा बनाएगी। किसके प्रोडक्ट किस तरह अप्रूवल आते हैं, किसकी फैक्ट्रीज US FDA की निगाह रडार से नीचे रहती है, ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो फार्मा सेक्टर्स को बॉटम अप स्टॉक पिकर्स का पैराडाइज बनाता है। इसमें टॉप डाउन कॉल लेना मुश्किल है। हम लोग अपनी तरीके से रिसर्च करते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, बाहर वाले लोगों से मिलते हैं, और एक व्यू बनाते हैं कि इस कंपनीज में बेनिफिट होगा या नहीं। तो सिलेक्टिवली फार्मा कंपनीज खरीदने का समय आ गया है, एंड इट इज अक्रॉस ब्रांडेड जेनेरिक्स, API बल्क ड्रग्स, पैथोलॉजी लैब्स एंड हॉस्पिटल्स एंड लोकल फार्मा कंपनीज। तो ये तो बिल्कुल ही एक ब्रॉडर व्यू आपको फार्मा पे लॉन्ग साइड पर बनता हुआ दिख रहा है सन 2022 में। नीलेश जी, कुछ ही समय बाद, समझिए अगले 15 दिनों में हम लोग देखेंगे कि देश का सबसे बड़ा IPO LIC ऑफ इंडिया का बाजार में आता हुआ दिखेगा। उम्मीद है लगभग 45 से 50 हज़ार करोड़ रुपए सरकार उठाती हुई दिखेगी। अपने आप में ये एक इवेंट है, जैसे कि किसी ज़माने में मारुति, किसी ज़माने में भारती एयरटेल या TCS की थी। किस हिसाब से आप LIC ऑफ इंडिया के IPO को देख रहे हैं? क्या ये बाजार को
सेकेंडरी मार्केट को थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ दिखा सकता है? क्या राय आपकी? मेरे हिसाब से शैल भाई, LIC आईपीओ मारुति सुजुकी आईपीओ की तरह 2003 में होगा। बहुत सारे निवेशकों को ये मार्केट में लेके आएगा। LIC के करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स है, लाखों इंश्योरेंस एजेंट हैं। इन नेटवर्क के जरिए LIC देश के कोने कोने में हर कॉर्नर पे पहुंच सकता है। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और उन्हें भारतीय स्टॉक मार्केट की तरफ मुखातिर कर सकता है। हमें लगता है कि LIC आईपीओ इफ नॉट लैक्स, मतलब सॉरी, मैं इफ नॉट क्रोर्स बट एटलीस्ट मिलियंस ऑफ कस्टमर्स भारतीय स्टॉक मार्केट की तरफ लेके आएगा। अच्छा नीलेश जी, अभी कुछ देर पहले जब आप हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे थे ना, मेरा मन कर रहा था आपसे पूछूं डॉक्टर लाल पैथलैब के बारे में, अपोलो के बारे में, लेकिन एक समय ऐसा था, मार्च 2020 से लेकर 21 के अंत तक, कि बाजार ने इनके कोविड बिजनेस के चलते बहुत प्रीमियम दिया और पिछले 3 महीने में हाथों हाथ ले भी लिया। लेकिन अब बात करते हैं नॉन कोविड प्रीमियम। वो एक ऐसा स्पेस जिसको वाकई अगर आप देखें इसका बेनिफिट मिला। मैंने इस बार VIP के अर्निंग्स को देखा था, क्या गजब के नंबर्स थे। इंडियन होटल्स, फिर आप देखिए इंडिगो फ्लाइंग हाई, 105 के क्रूड के बावजूद अगर आप देखें स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में है। ये टूर्स एंड ट्रेवल्स, एविएशन, होटल्स, ये स्पेस कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? इसमें एक जो दिख रहे हैं कि प्री पेंडेमिक लेवल से आज की तारीख में कॉम्पिटिटिवनेस काफी कम हो गई है। इंडिगो प्री पेंडेमिक लेवल पे जो मार्केट शेयर रखता था, उसके सामने आज की तारीख में मार्केट शेयर बढ़ गया है। होटल क्षेत्र में जो बड़ी होटल्स है वो इस पेंडेमिक को सहन कर पाए, बट जो छोटे होटल्स वाले थे उनको काफी झटका पड़ा है। और हो सकता है कि बहुत सारी होटल्स शायद बिक गई हो या उनमें बंद हो गई हो, बिकॉज उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगा चलाने के लिए। तो जो बच गए, जो रह गए, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम होने की वजह से इंडस्ट्री में प्राइसिंग पावर आ जाएगी, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ या मार्जिन ग्रोथ दोनों प्री पेंडेमिक लेवल से ऊपर आ जाएगा। ये ब्रॉड थीम के तहत आप देख सकते हैं आपको किस कंपनी में निवेश करना है। होटल, टूरिज्म, ट्रैवल, एविएशन, रिटेल, ये सारे पेंडेमिक इंपैक्टेड सेक्टर थे और इसमें लीडर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा पोस्ट पेंडेमिक समय में। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी सटीक राय दी, बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनवाया और ढाढ़स बंधाया बाजार को, निवेशकों को और ख़ासकर उन लोगों को जो नया कदम उठा रहे हैं यहाँ पर जुड़ने के लिए। हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। थैंक यू।